अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप इस सबक से ये सबक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला जो सबक है बीइंग नेबरली, ये रिड्यूस्ड सिलेबस में है, यानी कि कोरोना पैंडमिक की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उस रिड्यूस्ड पार्ट में बीइंग नेबरली ये सबक को हटा दिया गया है। लिहाजा हमें बीइंग नेबरली ये सबक नहीं पढ़ना है। हम इसलिए सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। ये चैप्टर एक न्यूज़ आर्टिकल है, यानी कि ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्कीव्स से लिया गया एक छोटा सा इक़्तिबास है। आर्कीव्स यानी कि मुहाफ़िज़ खाना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया एक नेशनल लीडिंग न्यूज़पेपर है और टाइम्स ऑफ इंडिया में शेरपा तेंजिंग ने, यानी कि तेंजिंग नॉर्गे ने अपनी रिएक्शंस, जब वो सबसे पहले 29 मई 1953 को एडमंड हिलरी के साथ जब उसने माउंट एवरेस्ट पर क़दम रखा, यानी कि ही एंड एडमंड हिलरी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द माउंट एवरेस्ट इन द ईयर 1953। तो जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क़दम रखा या माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे तो एडमंड हिलरी का और तेंजिंग नॉर्गे का ख़ास तौर पे क्या रिएक्शन था, उसकी क्या फीलिंग्स थी, उसका माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते वक्त क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या तजुर्बा रहा, इस तजुर्बे को और पहली जो उसकी कैफियत थी, रिएक्शन था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, उसका फ़र्स्ट रिएक्शन जो था, उस फीलिंग को ये एक्सट्रैक्ट जो है, ये चैप्टर जो है वो उस फीलिंग को बयान करता है। तेंजिंग ने यानी कि अपने फीलिंग्स इस चैप्टर में लिखे हैं। ये दरहकीकत चैप्टर नहीं है, बल्कि ये TIO टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्कीव्स से, मुहाफ़िज़ खाने से लिया गया एक इक़्तिबास है। चलिए तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि तेंजिंग नॉर्गे के क्या एक्सपीरियंस रहे और उसके क्या फीलिंग्स रहे जब उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और वो माउंट एवरेस्ट को पहुंच गया। हमें ये याद रखना होगा कि इस चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं। एक है तेंजिंग नॉर्गे, जिनको शेरपा तेंजिंग भी कहा गया है। ये एक नेपाली इंडियन है और शेरपा माउंटेनियर है। तेंजिंग नॉर्गे के साथ साथ हम देखेंगे दूसरा जो शख्स इम्पॉर्टेंट है जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, वो है एडमंड हिलरी। ये एक न्यूज़ीलैंडर है, यानी कि ये एक न्यूज़ीलैंड के बाशिंदे हैं और ये भी एक माउंटेन क्लाइंबर है जिन्होंने तेंजिंग नॉर्गे के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट की समिट पर 29 मई को पहुँचे। हम तेंजिंग नॉर्गे का इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। तेंजिंग नॉर्गे ये कोई राइटर नहीं है, बल्कि ये एक माउंटेनियर है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस इस चैप्टर में, हम जिनका एक्सपीरियंस इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तेंजिंग नॉर्गे को शेरपा तेंजिंग भी कहा जाता है। ये एक नेपाली इंडियन है और ये एक शेरपा माउंटेनर है। शेरपा माउंटेनर कौन होते हैं? शेरपा माउंटेनर यानी कि हिमालयन रेंजेस में या हिमालय के पहाड़ों में रहने वाले एक कम्युनिटी है। शेरपा नाम की एक कम्युनिटी है जिनका पेशा जो है वो सामान उठाना और सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने का जिनका पेशा है, यानी कि जिसे हम कहेंगे खुली, जिसको इंग्लिश में हम पॉटर्स भी कहते हैं। आप देखते हैं रेलवे स्टेशंस पे पॉटर्स होते हैं जो सामान ढोने का, सामान उठाने का काम करते हैं। तो हिमालयन रेंजेस में जो लोग काम यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं उनको शेरपा कहा जाता है। क्यों उन्हें शेरपा कहा जाता है? क्योंकि शेरपा कम्युनिटी के बहुत सारे लोग यही पेशा इख्तियार करते हैं या ये काम करते हैं। लिहाजा इन जनरल ये जो पॉटर्स होते हैं उनको शेरपा कहा जाता है। तो लिहाजा इस वजह से
तेंजिंग का नाम शेरपा पढ़ा, शेरपा तेंजिंग पढ़ा है क्योंकि वो भी एक माउंटेनियर है। सबक की तरफ हम आते हैं कि ये जो सबक है इसमें जब सबक शुरू हो रहा है तो हम देखते हैं कि ये फ्राइडे जुमा का दिन है, जुमा की सुबह का वक्त है और शेरपा कहते हैं कि हम लोग शेरपा और एडमंड कैंप नंबर 9 से आगे चोटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब कैंप नंबर 9 कहा जा रहा है तो हमें ये समझना होगा कि जब एक बड़े पहाड़ पर चढ़ा जाता है, बहुत ऊंची चढ़ाई होती है, तो सबसे पहले ज़मीन के लेवल पर बेस कैंप बनाया जाता है जहाँ पर सारे जो लोग चढ़ना ऊपर चाहते हैं, जो लोग इंटेंडेड है पहाड़ पर चढ़ने के, वो सारे वहाँ बेस कैंप पर जमा हो जाते हैं। बेस कैंप से फिर आगे की चढ़ाई की जाती है। अगर से पहाड़ या जहाँ पर मंजिल को पहुँचने का फ़ासला बहुत दूर है और रास्ते में बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं, यानी कि फ़िज़िकल बैरियर्स हैं और क्लाइमेट के बैरियर्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल नहीं होती है, तो दरमियान में और ज़्यादा कैंप्स बनाए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हिमालयन रेंजेस जो होते हैं ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं और इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। हम अगर से देखें तो अगर से हम देखें तो माउंट एवरेस्ट, ये जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालयन रेंजेस में सबसे ऊंची जो चोटी है उसको माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया है और ये चोटी सी लेवल से 29,035 फीट ऊंची है, यानी कि 8,850 मीटर्स अबाउ द सी लेवल ये चोटी है। यहाँ पर इतने फासले पर, यानी कि ऊंचाई पर, जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर की जानिब चढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीजन की भी कमी होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है। लिहाजा जो क्लाइंबर्स हैं, जो माउंटेनियर्स हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपनी पीठ पर लगाकर, ऑक्सीजन मास्क पहनकर पहाड़ पर, इस माउंटेन पर, हिमालयन माउंटेन्स पर चढ़ना होता है। माउंट एवरेस्ट को हम जोग्राफिकली अगर से देखें कि ये कहाँ सिचुएटेड है, ये कहाँ पे मौजूद है, तो हम देखते हैं कि हिमालयन रेंजेस में माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है ये नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर है। माउंट एवरेस्ट इंडियन बॉर्डर पर नहीं है। माउंट एवरेस्ट की, हाँ, हिमालयन रेंजेस इंडिया में भी मौजूद है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है वो इंडिया के उस तरफ, यानी कि नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर ये सिचुएटेड है माउंट एवरेस्ट की चोटी। तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारा सामान, यानी कि एक्सेस, कुल्हाड़े, आइस एक्सेस, यानी कि बर्फ़ को काटने के कुल्हाड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर का मास्क, खाने पीने की अशिया और दिगर कई टूल्स के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक बैग में पीठ पर पीछे लगाकर इन्हें ये चोटी चढ़नी है। तो तेंजिंग नॉर्गे कहता है कि हम 9th बेस कैंप पर थे, यानी कि ऑलरेडी ये 8 कैंप चढ़कर ऊपर 90 कैंप पर आ चुके हैं और वहाँ पर आराम करने के बाद जब सुबह हुई तो इन्होंने तय किया, तेंजिंग नॉर्वे ने तय किया कि आज चाहे जो भी हो जाए, अगर से आज मरना भी पड़े तो मैं किस भी तरीक़े से मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू लूँगा, वहाँ पर पहुँचूँगा। आज मैं मौत से भी नहीं डरूँगा। तेंजिंग नॉर्वे लिखते हैं, आई वॉज टू गेट टू द टॉप इवन इफ़ आई डाई, आई वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई दैट डे। तेंजिंग नॉर्वे कहता है कि उस दिन मैं मरने के लिए भी तैयार था और मैं मौत से भी नहीं डर रहा था, लेकिन कहता है कि चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। हिलरी और तेंजिंग ने मिलकर ये चढ़ाई चढ़ी, ये चढ़ने का काम बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तेंजिंग जो है वो एंकर बना। एंकर यानी कि आगे जो जा रहा था उसके पीछे जो रस्सी को पकड़कर थामे रहता है शख्स, उसको कहते हैं एंकर। आगे का शख्स यानी कि हिलरी बर्फ़ को काटते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन आगे के शख्स को संभालने की जिम्मेदारी
क्योंकि दोनों रस्सी से बंधे होते हैं। आगे के शख्स को संभालने की ज़िम्मेदारी पीछे वाले शख्स को होती है, जिसको एंकर कहा जाता है। एंकर यानी कि मजबूती से थामने वाला। जब ये ऊपर चढ़ रहे थे तो तेंजिंग कहता है कि मेरे जेब में 4 झंडे थे, 4 फ्लैग्स थे जो मुझे कर्नल हंट ने दिए थे। अब ये कर्नल हंट कौन है? कर्नल हंट इस मुहिम के लीडर हैं। कौन सी मुहिम? माउंट एवरेस्ट को छूने की जो मुहिम है उसके लीडर हैं, और इसीलिए इस मुहिम को ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन कहा गया है। तो तेंजिंग नॉर्वे के जेब में एक बरतानिया का फ्लैग था, ब्रिटेन का फ्लैग था, एक यूनाइटेड नेशंस का था और एक नेपाल का फ्लैग था, जिसे चोटी पर पहुंचने के बाद वहां पर लगाने की ज़िम्मेदारी तेंजिंग नॉर्वे को दी गई थी। जब तेंजिंग नॉर्वे को 3 फ्लैग्स दिए गए तो उसने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर से मुझे हिंदुस्तान का झंडा भी वहाँ पे लगाने के लिए दिया जाएगा। पहले 3 झंडे कौन से हैं? ब्रिटेन, यूनाइटेड नेशंस और नेपाल। क्योंकि तेंजिंग नॉर्वे एक नेपाली इंडियन है, लिहाजा उसने हिंदुस्तान का झंडा भी वहाँ पर लगाने की दरख्वास्त की, जो कर्नल हंट ने बहुत आसानी से मान ली और मुस्कुराकर उन्होंने इजाज़त दे दी। आगे का सफ़र बयान करते हुए तेंजिंग कहता है कि आगे की 60 से 70 फीट्स की चढ़ाई बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं थी। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम चोटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो रास्ता नैरो यानी कि तंग होता चला जा रहा था। बमुश्किल 2 लोग एक वक्त पर एक जगह पर ठहर सकते थे। ये लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो दोनों के पैर एक दूसरे से बंधे हुए थे, रस्सी से बंधे हुए थे। एक आगे बढ़ता चला जाता और उसके पीछे पीछे दूसरा आगे बढ़ता चला जाता था। ये रस्सी की लंबाई 20 फीट से ज़्यादा नहीं थी और ये इतनी ही लूज़ रखते थे कि एक शख्स थोड़ा 20 से 25 फीट आगे बढ़े, फिर दूसरा उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता चला जाए, और जहाँ पर भी ख़तरा नज़र आता तो रस्सी को कस के पकड़ लिया जाता था। एक मानों में तेंजिंग नॉर्वे कहता है कि ये रस्सी अलामत थी, सिंबल था हमारे एक होने का, टुगेदरनेस का। ये हमें बताती थी कि हम 2 अलग नहीं हैं, बल्कि हम 2 मिलकर जब चढ़ रहे हैं, टीम बनकर जब चढ़ रहे हैं तो हम मंजिल को पा सकते हैं और हम दोनों मिलकर ही सफ़र तय कर सकते हैं। यानी कि इससे ये साबित हुआ कि माउंटेनियरिंग करना या एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना एक वाहिद इंसान का काम नहीं है, बल्कि ये एक टीम एफ़र्ट है। और इस तरह से करते करते ख़तरों से आगे बढ़ते हुए ये माउंट एवरेस्ट की समिट पर, चोटी पर पहुंच गए। जब वहाँ पर ये पहुंच गए तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने एक दूसरे से गले मिले। दे एम्ब्रेस्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे से गले मिले। हालांकि उनके पीठ पर बहुत ज़्यादा सामान लदा हुआ था, उनके हाथों में बहुत सारे औज़ार थे, जैसे कि कुल्हाड़ी और जो उनको लगने वाले औज़ार हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे भी उनसे मुमकिन हो पाया वो एक दूसरे से मिले और मुस्कुराए। अब जब वो लोग ऊपर पहुंच के नीचे की जानिब आए तब उन्हें ये एहसास हुआ, उन्हें ये पता चला कि लोगों के दरमियान में एक तनाज़ा चल रहा है कि ऊपर सबसे पहले कौन पहुंचा। सबसे पहले ब्रिटेन का फ़र्द पहुंचा, ब्रिटेन का सिटीज़न पहुंचा, या नेपाली इंडियन सिटीज़न पहुंचा। लेकिन तेंजिंग कहता है ये हमारे लिए बिल्कुल में बेमानी था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे, सिर्फ हम 20 फीट्स अपार्ट थे। कौन पहले गया कौन बाद में गया ये इम्पॉर्टेंट नहीं था, हम दोनों ही सेफली कैसा पहुँचे ये इम्पॉर्टेंट था। ये तनाज़ों को देखते हुए एडमंड हिलरी और मैंने ये तय किया कि हम इस तनाज़े को ख़त्म करेंगे, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफ़िस में हमने एक माहिदा साइन किया जिसमें लिखा गया था कि हम दोनों ही एक साथ, यानी कि एडमंड हिलरी और तेंजिंग शेरपा, हम दोनों ने ही
29 मई को साथ ही में एक साथ माउंट एवरेस्ट की समिट पर चढ़े, माउंट एवरेस्ट की समिट को छुआ। ना हिलरी पहले पहुंचा, ना मैं बाद में पहुंचा, हम दोनों साथ में ही पहुंचे। और ये माहिदा करने के बाद हम लोगों ने लोगों के दरमियान में जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, लोगों के दरमियान में एक जो डिबेट डिस्कशन जो चल रहा था, उसे ख़त्म कर दिया। कहता है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद सबसे पहले जो मेरे जहन में ख़याल आया वो आया ग्रैटिट्यूड का, तशक्कुर का। सबसे पहले मैंने ऊपर पहुंचकर खुदा का शुक्र अदा किया कि 6 बार नाकाम होने के बाद 7वीं बार मुझे खुदा ने इस मकसद में कामयाबी दी, इस मुहिम में कामयाबी दी। बुद्धिस्ट बिलीव के मुताबिक, यानी कि बुद्धिज़्म के मुताबिक, जब आप खुदा का तशक्कुर अदा करना चाहते हैं तो आपको उन्हें कुछ चढ़ाना होता है, आपको कुछ पेश करना होता है, लिहाजा और झुकना भी होता है। तो तेंजिंग नोर्गे कहता है कि हालांकि मुझे वहाँ पे झुकना था, लेकिन मेरे सामान और मेरे पहरावा, यानी कि मेरा जो लिबास था, जो ड्रेस था, उसकी वजह से मैं वहाँ पर माथा नहीं टेक सकता था, सर नहीं झुका सकता था। इसीलिए मैंने दिल ही दिल में अपनी दुआ अदा की, मैंने अपनी प्रेयर की और फिर मैंने वहाँ पे ऑफरिंग्स पेश की। ऑफरिंग्स यानी कि भेंट, चढ़ावा पेश किया। ये जो भेंट थी वो थी बिस्किट्स, चॉकलेट और एक छोटा सा ब्लू पेंसिल का टुकड़ा जो उसे उसकी बेटी ने दिया था वहाँ पर पेश करने के लिए, यानी कि तशक्कुर के तौर पे वहाँ पे उन्होंने कुछ भेंट चढ़ाई। और वो भेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, बल्कि बिस्किट के टुकड़े और एक चॉकलेट और एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा जो उसकी बेटी ने दिया था। और उसके बाद दूसरा काम जो चोटी पर पहुंच के उन्होंने किया वो था झंडे गाड़ना। उन्होंने एक रस्सी से 4 झंडे बांध रखे थे और उन चारों झंडों को उन्होंने पहले अपने हाथ में पकड़ा, एक रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ा और एक सिरा उनकी जो बर्फ़ काटने की कुल्हाड़ी थी उससे बांध दिया और उसे बर्फ़ में गाड़ दिया। जब तेंजिंग नॉर्वे ये काम कर रहा था झंडों को वहाँ पर गाड़ने का, तो हिलरी ने तेंजिंग की इन झंडों के साथ समिट पर पहुँचने की तस्वीर खींची। और फिर जब वापसी का वहाँ पे वो लोग 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा दे स्टेड देयर फॉर नियर अबाउट 15 मिनट्स, और 15 मिनट के वहाँ पे मुकाम के बाद वो वहाँ से नीचे की तरफ उतरना उन्होंने शुरू किया। यानी कि वहाँ प्लेस इतनी नैरो थी, स्पेस इतनी कम थी कि वहाँ पे मुश्किल से 2 लोगों का ठहरना पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे ये ठहर नहीं सकते थे। तो कहता है कि ये लोगों ने नीचे का सफ़र शुरू किया क्योंकि ख़दशा था कि तेज़ हवाएं चलने का ख़दशा था, बर्फ़बारी का ख़दशा था, बर्फ़ के तूफ़ान का ख़दशा था, लिहाजा ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे। और चूँकि जगह भी बहुत तंग थी, लिहाजा ये लोग नीचे की तरफ चढ़ाई करना शुरू किए। फिर से तेंजिंग कहता है कि मैंने शुक्र अदा किया खुदा का कि उस दिन गेल नहीं चल रहा था, यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं चल रहे थे। देखिए बच्चों, आप जब भी रीडिंग कर रहे हैं तो आपको मार्जिन्स में, साइड में आपको मीनिंग्स दिए गए हैं। ये मीनिंग्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मीनिंग्स आपको हेल्प करेंगे चैप्टर की रीडिंग करते वक्त चैप्टर समझने के लिए, और ये मीनिंग्स आपको इम्तिहान में भी काम आएंगे। ये आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ करते हैं और आपको चैप्टर को समझने में भी हेल्प करते हैं। लिहाजा इन मीनिंग्स को पढ़ना, इन सिनोनिम्स को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो फिर कहता है कि इन्होंने खुदा का और एक बार शुक्र अदा किया कि तेज़ हवाएं नहीं चल रही थी, वरना इनका सफ़र और ज़्यादा मज़ीद मुश्किल हो जाता। और फिर इन्होंने अगला काम जो था वो ये था, इन्होंने अगला काम जो किया वो ये था कि नीचे की तरफ उतरते वक्त एक दूसरे को संभालने का काम। अभी भी हम देखते हैं कि पहले नीचे की तरफ उतर रहे थे एडमंड हिलरी और उनको थामे रखा था
तेंजिंग नॉर्गे ने। जब ये ऊपर चोटी पर खड़े हुए थे तब उन्होंने नीचे की तरफ देखा तो इन्हें सारे पहाड़ और सारे हिल्स और माउंटेन्स गॉड और गॉडेसेस की मानिंद नज़र आ रहे थे। छोटे छोटे मैप के छोटे छोटे ब्रोकन पीसेस जो होते हैं, मैप के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, उसके मानिंद पहाड़ और दूसरे दिगर पहाड़ और छोटे छोटे टीले इन्हें नज़र आ रहे थे। ये लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ आगे बढ़ने लगे और तेंजिंग नॉर्गे कहते हैं कि ऊपर चढ़ने से ज़्यादा नीचे की तरफ उतरने का जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कहता है कि अगर से थोड़ी भी गलती होती या थोड़ा सा भी पैर फिसल जाता तो हम लोग सीधा नीचे कंगशन ग्लेशियर्स में गिर जाते। ये ग्लेशियर्स जो है ये अपने माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ा जाता है या उतरा जाता है तो 3 बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं। बहुत ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ़ की नदियाँ, 3 बड़े ग्लेशियर्स हैं। तो उनमें से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है कांगशंग ग्लेशियर। तो कहता है कि अगर से हम थोड़ा भी स्लिप हो जाते, थोड़ा भी हमारा पैर फिसल जाता तो हम सीधे सीधे कांगशंग ग्लेशियर में जाकर गिर जाते और हमारा कोई निशान भी नहीं बचता। लिहाजा बहुत एहतियात के साथ, बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ, कॉशंस के साथ इन्होंने नीचे का सफ़र किया। और जब वो नीचे पहुंच गए यानी कि 9th कैंप पे, नीचे यानी कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे नहीं बल्कि 9th कैंप पे जब ये पहुंच गए तो इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। 9th कैंप पे पहुंचकर इन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया, बस अपनी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी की और थोड़ा सा पानी उबाला, क्योंकि पानी जो इनके बॉटल्स में रखा हुआ था, थर्मास में रखा हुआ था, वो पूरा सर्दी की वजह से जम चुका था। प्यास के बावजूद भी ये पानी नहीं पी सके थे। लिहाजा 9th कैंप पर आने के बाद इन्होंने पानी को पहले उबाला, उसका लेमन वाटर बनाया यानी कि नींबू पानी बनाया और नींबू पानी बनाकर वो पी गए। और फिर उन्होंने सारा सामान वहाँ पे छोड़ दिया, सिर्फ उन्होंने अपने स्लीपिंग बैग्स लिए और फिर 9th कैंप से वो 8th कैंप की तरफ रवाना हुए। और 8th कैंप पर आने के बाद उन्होंने उनके दूसरे साथियों को देखा और उनको अपने हाथ उठाकर और थंब ऊंचे कर थम्स अप करके उन्होंने इशारा किया कि ये कामयाबी से नीचे ऊपर समिट पर पहुंचकर ये नीचे की तरफ आ गए हैं। नॉइस और लॉ ये इनके एक्सपेडिशन के दूसरे साथी हैं जो इनके माउंटेनियरिंग के सफ़र में साथ थे। तो ये भी जब इन्होंने देखा कि ये खैर आफ़ियत से तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी खैर और आफ़ियत से नीचे आ गए हैं, अपना मंजिल को पहुंचकर वापस लौट आए हैं, तो इनके चेहरे भी खुशी से झूम उठे। देयर फेसेस फ्लश्ड विथ जॉय। और फिर इन्होंने सबको अपना जो एक्सपीरियंस था वो सुनाया। और फिर उनके एक साथी ने, नॉइस ने, इनके लिए एक जिसको हम कहेंगे वेलकम टी इनके लिए बना कर लेके आई और ये वेलकम टी पी कर वहाँ पर इत्मीनान से बैठ गए। तो ये तेंजिंग नॉर्गे का अपना तजुर्बा हमने पढ़ा जो इन्होंने महसूस किया एवरेस्ट का चोटी, एवरेस्ट की समिट पर पहुंचने पर और पहुंचकर वापस आने के बाद इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो इन्होंने जॉय महसूस किया, जो इनके फीलिंग्स थे, जो डेंजर्स और जो प्रिकॉशंस इन्होंने लिए थे उतरते और चढ़ते वक्त, और जिन ख़तरात से इन्हें जूझना पड़ा, उन सारी चीज़ों का तज़किरा इस एक्सट्रैक्ट में मौजूद है। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।